सो इन टूल्स के बारे में हमने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल कर ली थी, लेकिन इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम इन ब्लेंडिंग के डिफरेंट टूल्स को कैसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक किस टूल की ब्लेंडिंग किस तरह की होती है, किस टाइप की होती है, हमें कौन सी जगह पर कौन सी ब्लेंडिंग को यूज़ करना है। ब्लेंडिंग में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, और हर टूल अपनी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक आपको ब्लेंडिंग के रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ ड्राई ब्रशेज़, ईयरबड्स, उसके अलावा एक ये स्पेशल टूल है जो आपको किसी कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली मिल जाएगा। इसको आप आई लैशेस ब्लेंडर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टिश्यू पेपर है और कुछ ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं। तो हम इन तमाम टूल्स की जो वर्किंग है वो हम वन बाय वन चेक करेंगे। मैं एक नॉर्मल वी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो डिफरेंट टूल्स चेक करने के लिए हम कोई भी एक ऑर्डिनरी शेप बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, इस बॉक्स का फ्रंट पोर्शन जो है उसको हम फिल कर लेते हैं। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ इसको हम फिल करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं कि हमें कुछ स्ट्रोक्स का जो टेक्सचर है वो हमें अभी तक नज़र आ रहा है। लेट्स स्टार्ट विद ड्राई ब्रश। ड्राई ब्रश से ब्लेंडिंग का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके हाथ का प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है। आप जितना ज़्यादा प्रेशर भी दें या कम प्रेशर दें, आपको इस चीज़ की इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ज़्यादा प्रेशर देने से किसी जगह पर डार्क शेड क्रिएट हो जाएगा या किसी जगह पर लाइट शेड क्रिएट हो जाएगा। तो ड्राई ब्रश से आप एक ही किस्म के शेड की टोन अचीव कर सकते हैं, ठीक है, और आपको बहुत आसानी से और बहुत स्मूथली मर्ज़ी का शेड मिल जाता है। एज यू कैन सी, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अब ब्रशेस का जो आप समझे ड्रॉबैक है वो ये है कि आप किसी माइक्रो एरियाज़ के ऊपर ब्रशेस से ब्लेंडिंग नहीं कर सकते अगर आपके पास वाइडर ब्रश है। क्योंकि आप देखें, मैं अगर किसी माइक्रो कॉर्नर के ऊपर से ब्लेंडिंग करता हूँ तो वो जो शेड है वो मेरा आउटलाइन से बाहर निकल जाता है। सो उसके लिए मैं किसी माइक्रो टिप ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ। नाइस एंड स्लो रखना है आपने पूरे प्रोसेस को, रश नहीं करना बिल्कुल भी, हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूँ आपको रश बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, तो हमारी ब्लेंडिंग हो चुकी है। स्पेसिफिक कॉर्नर के अंदर से हम जो एक्स्ट्रा शेड लाइन से बाहर चला गया हम उसको इरेज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ब्रशेस से बहुत ही नाइस, बहुत ही क्लीन ब्लेंडिंग हो गई है। बढ़ते हैं अपने राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर की तरफ। एरिया को हम फिल कर लेते हैं। ओके, नाउ फिल करने के बाद नेक्स्ट हम टेस्ट करते हैं टिश्यू पेपर को। टिश्यू पेपर को फोल्ड कर लें जितनी आपको ज़रूरत है और लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग। टिश्यू से की गई ब्लेंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको अचीव हो जाते हैं। लेकिन टिश्यू का भी आप ही समझे नुकसान ये होता है हमें कि आप माइक्रो एरियाज़ के अंदर से ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो वो आपका शेड या आपका जो कलर होता है वो एरिया से बाहर निकल जाता है, जैसा आप देख सकते हैं इस ड्राइंग के अंदर। सो टिश्यू पेपर बड़े एरियाज़ के अंदर ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बड़ी सारी ड्राइंग है, किसी बड़े पेपर पर आप काम कर रहे हैं या आपकी ड्राइंग का कोई ऐसा पोर्शन है जो काफ़ी बड़ा है, तो आप उसके अंदर जिस तरह हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, बैकग्राउंड के अंदर आप टिश्यू पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अननेसेसरी शेड को हम रिमूव कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे कॉर्नर्स हैं वहाँ पर हमारी ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई, तो उसके लिए मैं कॉटन बड का यूज़ कर लेता हूँ। आप
देख सकते हैं कि हमारी शेडिंग स्मूथ होती जा रही है, काफ़ी हद तक हमारा एरिया स्मूथ हो गया। ओके, टॉपल एरिया को भी हम फिल कर लेते हैं। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करूँगा। अब ब्लेंडिंग स्टम्प में आपको अपने हाथ के प्रेशर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपके हाथ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो डार्कर शेड क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। जिस तरह की स्मूथनेस आपने देखा था हमने टिश्यू पेपर या ड्राई ब्रश से अचीव की थी, वो आपको स्मूथनेस अचीव नहीं होगी अगर आपने बहुत ध्यान से अपने जो आपका ब्लेंडिंग स्टम्प है, अगर आपने उसको होल्ड ना किया और प्रेशर का ध्यान नहीं रखा तो आपको स्मूथ ब्लेंडिंग अचीव नहीं होगी। सो लुक्स नाइस। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेशर कैसे आपकी ब्लेंडिंग स्टम्प से की गई ब्लेंडिंग के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेंसिल स्ट्रोक की सेम शेड्स हैं। राइट हैंड साइड के पर हम ज़रा प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग करते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर मैंने दिया है ये उतना डार्क हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड पर मैं बहुत लाइट सा प्रेशर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि प्रेशर से किस तरह आपके शेड के टोन के अंदर इफेक्ट पड़ सकता है। सो ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करते वक्त आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान करना पड़ेगा कि आपकी जो रिस्ट है या आपका जो हैंड है उसका प्रेशर आपके कंट्रोल में हो। जिस तरह की शेडिंग आपको चाहिए आप उस तरह की शेडिंग अचीव कर सकें जस्ट बाय कंट्रोलिंग योर रिस्ट और योर हैंड। सो आपको प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा जब आप ब्लेंडिंग स्टम्प से काम कर रहे हैं। तो हम इस बॉक्स का शेडो क्रिएट कर लेते हैं। ये जो स्पेसिफिक टूल है इसको मैं यूज़ करता हूँ इस एरिया को ब्लेंड करने के लिए। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है इसकी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसकी ब्लेंडिंग काफ़ी हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। ये किसी ऑयल कलर या ऑयल पेस्टल की तरह की लुक दे रही है। और जो आपके ब्लेंडेड एरिया के एंड पॉइंट्स हैं वो आपके पेपर के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे, स्मज नहीं हो रहे जिस तरह हमने बाकी टूल्स के साथ देखा था। आप ये देखें कि ये यहाँ पर इस एरिया के अंदर या इस एरिया के अंदर एक डिफ्रेंशिएट करने वाली लाइन क्रिएट हो गई है, जिससे हमें ब्लेंडेड एरिया और जो हमारे पेपर की क्लीन सरफेस है उसके अंदर डिफरेंस काफ़ी वाज़े नज़र आ रहा है। सो इस टूल के साथ हम अपने जो शेड्स हैं उसको सरफेस के साथ ब्लेंड नहीं कर सकते या और किसी शेड के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के साथ साथ आपको अगेन किसी ब्लेंडिंग स्टम्प वगैरह या ड्राई ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हमने देखा कि हम किस टूल्स को यूज़ करके किस तरह की ब्लेंडिंग अचीव कर सकते हैं। So with this, we have come to the end of this lecture. I hope to see you guys in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।